उत्तराखंड का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और इस टॉपिक पे बोलने के लिए बोला है कि इस टॉपिक की हम बात ही नहीं करते। हम अभी विकासशील और विकसित देश की आपस में जो एक लड़ाई है जिसे हम टसल समझते हैं, उसके लिए जो है हम पीछे भाग रहे हैं, जैसा मैडम ने कहा। तो इस पूरे लेक्चर को शुरुआत करने से पहले अगेन मैं आप सभी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे फैकल्टी मेंबर और जितने भी रिसर्च स्कॉलर जुड़े हैं। डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद आपकी एक सोच जरूर बदलेगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझाएं। शैलेंद्र सर का मैं बहुत ही एक स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे भी मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने काफी प्लेटफॉर्म पे बोला है और जहां पे भी मैंने बोला है हमेशा लोग कहते हैं कि हम अब तक इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे। हम अब तक इस बारे में इसलिए नहीं सोच रहे थे क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जाते। हमें दिखता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाए, हमारे कॉरिडोर बन जाए, इंडस्ट्री बन जाए, लेकिन हम पर्यावरण के बारे में बहुत कम सोचते हैं। तो उसी पे हम अब चर्चा करते हैं। तो मैं एकदम आपको अगर शुरुआत से कहूं कि ये पूरा फ्रेमवर्क हमारा कहां से आया, तो सबसे पहले हम देखते हैं। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं और बीच में अगर क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कोई सा भी आप क्वेश्चन कर दीजिए, इससे रिलेटेड मैं आपको सबके आंसर पूरी ईमानदारी से दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये अर्थ समिट क्या थी। 1992 में वर्ल्ड की सारी कंट्री जो क्लाइमेट चेंज से जूझ रही थी या जिन्होंने क्लाइमेट चेंज प्रिडिक्ट कर दिया था कि आगे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होगा, तो इसको रोकने के लिए क्यों ना हम एक मंच पे आए और वहां पे विचार विमर्श करें। 1992 में रियो डी जेनेरियो में वर्ल्ड के जो प्रभावी देश थे वो आपस में बैठे और उन्होंने इस चीज को डिस्कस किया और ये ट्रीटी इस इतिहास में एनवायरनमेंट के अर्थ समिट के नाम से जानी जाती है। इस अर्थ समिट का ही एक आउटकम था UNFCCC, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 में जब इसका प्रारूप सामने आया तो बहुत सारे देशों ने सोचा कि इसका हम वर्कआउट कैसे करेंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जैसा कि इसके लास्ट में क्लाइमेट चेंज लिखा है, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि यह ट्रीटी क्लाइमेट चेंज की बात करेगी। आज की तारीख में हम बात करें तो इस ट्रीटी के अंदर 197 पार्टीज हैं। यहां पे जो आपके मेंबर बनते हैं उनको मेंबर बनाने का एक जो ढांचा है वह कंट्री के हिसाब से ना होके एनेक्स के अनुसार है। काफी लोग सोचते हैं कि ये एनेक्स क्या होता है। ये कोई एनेक्स कोई कठिन चीज नहीं है। आप सिंपल से सोचिए कि अगर मैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो हमने इतिहास में पढ़ा था कि ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी। क्या आपको ये नहीं लगता कि इंग्लैंड ने अगर औद्योगिक क्रांति स्टार्ट करी थी तो वो उद्योग धंधे को स्टैब्लिश करने वाला और इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करने वाला पहला जो है आपका क्या था, देश था। आज अगर हम भारत में बात करें और अगर हम भारत में उद्योग धंधे स्थापित ना करें तो हम कैसे रोजगार दे पाएंगे। अगर कोई ट्रीटी ऐसी बनती है कि कल से हमें इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करना है, तो ये डेवलप्ड कंट्री तो ऑलरेडी कर चुकी है, अपना विकास कर चुकी नहीं कर चुकी है, हम लोग तो नहीं कर चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने कंट्रीज को बांटने के लिए एनेक्सेस का यूज करा, जिसमें एक होता है एनेक्स 1, एक होता है एनेक्स बी और एक होता है नॉन एनेक्स्ड कंट्री। अब इनके आपस में डिस्कस हुआ कि हम कैसे बांटेंगे। तो 1992 में UNDC के जो सदस्य थे उनको उन्होंने बना दिया एनेक्स 1 कंट्री। अब आप इसको मैं सरलता से समझाऊं, यानी कि वह कंट्री जहां पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है और उनकी पर कैपिटा GDP एक डेवलप्ड कंट्री के बराबर है। हम सामान्य भाषा में अगर इससे एनेक्स 1 यूज ना करें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं, उनको उन्होंने एनेक्स 1 में डाला। एनेक्स 2 में किन देशों को डाला? फिर उन्होंने देखा कि जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग कंट्री मतलब डेवलपिंग का पायदान छोड़ के डेवलप्ड की तरफ जा रही हैं, ठीक है, उन कंट्रीज को उन्होंने डाल दिया एनेक्स बी में। फिर तीसरा उन्होंने बनाया नॉन एनेक्स कंट्री, यानी कि जो इन दोनों ग्रुप में नहीं है, अर्थात मैं ये कहूं कि डेवलपिंग कंट्री या लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, उनको एनेक्स बी में डाल दिया। तो हमारे सामने अभी 3 एनेक्स है।
अगर मैं दोबारा बताऊं, एनेक्स 1 मतलब OECD वाली कंट्री, हाईली डेवलप्ड, एनेक्स 2 मतलब इमर्जिंग इकोनॉमी वाली, और हमारा नॉन एनेक्स मतलब भारत जैसे विकासशील देश। यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी को पिक्चर थोड़ी समझ में आ रही होगी। अब ये क्लाइमेट चेंज क्या है? एक क्लाइमेट चेंज को अगर हम ध्यान से देखें तो क्लाइमेट चेंज कुछ 10 या 15 साल का फिनोमिना नहीं है, ये शताब्दी का फिनोमिना है। समझ में आया? जैसे कि अगर हम सिंपल सी बात करें, हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के बारे में थोड़ा सा सोचिए। रिन्यूएबल सोर्स वह होते हैं जिसको हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और ये अनलिमिटेड टाइम तक हमारी धरती पे अवेलेबल है। कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनकी एक निश्चित अमाउंट है, जैसे कि हमारे पेट्रोलियम, जैसे हमारा डीजल। ये सब कहां से आ रहे हैं? ये सब क्रूड ऑयल है, ये गल्फ कंट्री से आ रहे हैं। ठीक है, क्या आपको ये नहीं लगता कि गल्फ कंट्री में एक दिन जो है इनके तेलों के कुएं सूख जाएंगे? बिल्कुल। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2050 के बाद आज जो इनके भंडार है उनका 20% भी नहीं बचेगा। लेकिन उद्योग धंधे तो चलेंगे। तो आपको ये नहीं लगता कि अब हमें शिफ्ट होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी पे? अगर मान लो रिन्यूएबल एनर्जी पे भी शिफ्ट नहीं हो रहे, तो क्या हमें गैस आधारित इकोनॉमी पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए? और भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि अब हम जो है अपनी एनर्जी को एनर्जी मिक्स कर रहे हैं। हम जीरो नहीं कर सकते क्रूड ऑयल को, लेकिन हम मिक्सिंग में नॉन रिन्यूएबल बढ़ा सकते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल है क्या? नॉन रिन्यूएबल मतलब सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी। ठीक है, इसकी हम जो है थोड़ी आगे बात करेंगे। फिर से हम अपने UNFCCC पे आते हैं। तो UNFCCC की सबसे बड़ी समस्या थी कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे कि आप ये मान के चलो, आपने रास्ते में कभी जाते होंगे तो आपने पॉली हाउस देखे होंगे, नर्सरियां देखी होंगी। नर्सरियों का कॉन्सेप्ट किस आधार पर काम करता है? ये इस आधार पर काम करता है कि जो सूरज की किरणें आती हैं, उन जो किरणें आती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की किरणें होती हैं, उनकी वेवलेंथ कम होती है। लेकिन जब वो उस पॉली हाउस में इंटर करती हैं और हमारे पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित की जाती हैं, तो आपने एक नियम भी पढ़ा होगा कि जो भी चीज इनफ्लक्स होती है तो उसका आउटफ्लक्स भी होता है। यानी कि जो पृथ्वी की सतह से टकराएगी किरणें, वह जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी के कारण वह अपने स्पेस में नहीं लौट पाती हैं। यानी कि यूं समझिए कि सूरज से किरणें तो आ रही हैं, लेकिन पृथ्वी के टकराने के बाद जब वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बन रही है तो हमारे एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकल पा रही, और जब वो बाहर नहीं निकल पा रही है तो हमारे एनवायरनमेंट को गर्म कर रही है। इसको हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कह सकते हैं। ये किन किन गैसों के कारण होता है? ये CO2 के कारण होता है, NOx के कारण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। और इन दोनों के मेन कल्प्रिट कौन है? इन दोनों के मेन कल्प्रिट है फॉसिल्स फ्यूल्ड। फॉसिल्स फ्यूल्ड शब्द कहां से आया? ऐसा फ्यूल जो कार्बन वाला हो। फॉसिल्स क्या बोलते हैं? अरे हम भी अगर मर जाएंगे तो हम भी फॉसिल्स बन जाएंगे, पेड़ पौधे भी मर जाएंगे तो वो भी फॉसिल्स बन जाएंगे। अब मैं आपको एक रोचक चीज बताता हूं कि ये तेल के कुएं कैसे बने। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो लाखों करोड़ साल पहले यहाँ पे समुद्र हुआ करता था, और आपको पता है कि समुद्र में बहुत ज्यादा अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसी के में कैल्शियम होता है, कोई डाइटम्स होते हैं। समझ में आया? जब ये मरते हैं तो ये सबमर्ज हो जाते हैं, और फिर ये हजारों सालों में हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण ऑयल जनरेट करते हैं, जिसको हम तेल के कुएं बोलते हैं। आपको पता है पेड़ पौधे जो होते हैं, जब पृथ्वी बन रही थी तो कहीं सबसिडेंस हुआ था, और सबसिडेंस में जो पेड़ पौधे दब गए, यही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कोयला बना। यानी कि कोयला और क्रूड ऑयल क्या है? कार्बन वाला फ्यूल है कि नहीं है? और जब हम इसको जलाएंगे तो वही कार्बन मुक्त होगा, और जब वही कार्बन मुक्त होगा तो ग्रीन हाउस गैस और ज्यादा बढ़ेंगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का स्थल बनेगा, जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं उनके लिए एक बड़ी बड़ी दुविधा हो जाएगी, हमारी रिवर्स का लेवल बढ़ेगा, बाढ़ आएगी। कितनी बड़ी समस्या है। हम ये यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट सोर्स है, लेकिन हमारे पास इच्छा नहीं है, पॉलिटिकल पैरालाइसिस है कि हम जानबूझ के इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आया कि UNFCCC किसके ऊपर काम कर रहा होगा? इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो UNFCCC ने सब देशों को समझाने के लिए कुछ मॉडल दिए, जिसको हम कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं।
कार्बन ट्रेडिंग का मॉडल मैं आपको समझाता हूं। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आप ये सोच लें कि मान लो आपकी कोई एक कंपनी है, आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके देखें तो सबसे अच्छा समझ में आएगा, और एक दूसरी कंपनी बना लो, मेरी कंपनी है, ठीक है। आप लोगों की जो कंपनी है, मान लेते हैं कि वह क्या कहते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई भी एक प्रोडक्ट मान लेते हैं, जैसे कि आपका केमिकल जो है प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी मान लेते हैं आपकी मेडिसिन प्रोड्यूस करती है, सिंपल सा लॉजिक, ठीक। आपकी कंपनी जो प्रोड्यूस करती है, तो केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, तो वहां पे भैया चिमनी भी होंगी, वहां पे धुआं भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन क्रेडिट कितना अच्छी तरह काम करती है। कार्बन क्रेडिट का मतलब यह है, मान लो आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, क्लियर। और हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या हर पीएसयू अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो रूल आपको पता ही होगा। तो अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो अपना इनपुट भी ज्यादा लेंगे, अपनी फैक्ट्री में बड़े बड़े बॉयलर लगाएंगे, तो पॉल्यूशन की चांसेस भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो सरकारों ने इनको बोला कि ऐसे नहीं होगा, आप पॉल्यूशन का लेवल तभी बढ़ा पाओगे कि कहीं से कार्बन क्रेडिट खरीद के लेके आओ। अब आपकी फैक्ट्री का विकास तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास कार्बन क्रेडिट नहीं आएगा। अब वो कार्बन क्रेडिट कहां से आएगा? मान लो मेरी जो कंपनी थी, मैंने अपनी कंपनी में एक नई टेक्नोलॉजी लगाई जिससे मैं कार्बन के एमिशन को कम कर पाया, और इसकी एक यूनिवर्सल यूनिट है 1 टन ऑफ कार्बन। यानी कि अगर मैं 1 टन ऑफ कार्बन कम रिलीज कर रहा हूं तो मेरे को 1 कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। ये कौन देगा? ये इंडिपेंडेंट संस्था होती है जो प्रॉपर मेरी फैक्ट्री में ऑडिट करेंगी कि भैया मैंने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई है, मैंने एयर फिल्टर लगाए हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, पॉल्यूशन की मात्रा को कम कर रहा हूं, खासकर CO2 की मात्रा को मैंने 1 टन कम कर दिया। अगर मैंने 2 टन कम करा तो मुझे 2 यूनिट मिल जाएंगी, यानी 1 टन से ही 1 यूनिट होती है, जितना मैं करूं उतनी यूनिट मेरे पास आ जाएगी। मान लो मैंने उस साल 10 टन CO2 का कम जो है एनवायरमेंट में क्या करा, उसका एमिशन करा, तो यानी मुझे 10 कार्बन क्रेडिट मिल गई। अब जो आप लोगों की केमिकल कंपनी थी, वह अपना पॉल्यूशन बढ़ाना चाह रही है। पॉल्यूशन बढ़ाना चाह रही है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपना प्लांट बढ़ाना चाह रहे हो तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको कम करने की, तो आप मेरे पास आएंगे, बोलेंगे कि भैया अपने 10 क्रेडिट मुझे दे दो, ठीक है। तो मैं अपने 10 क्रेडिट आपको दूंगा, तो उससे क्या हुआ, 10 क्रेडिट कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 10 टन, यानी अब आप 10 टन एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में एमिट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर फायदा क्या, आपने तो कम करा उसने ज्यादा कर दिया। इससे फायदा यह हुआ कि भैया मेरे जैसे लोग जो नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम और ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि जितना कम हम कार्बन प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा कार्बन क्रेडिट हमारे पास आएगी और उसी को हम बेचेंगे। अब ये बिकता कहां पे है? नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है। आप वहां पे जाइए, वहां पे फ्यूचर कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, आपके मौका कितने दाम पे मिलता है, तो ये स्पेकुलेशन पे होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि सोने का रेट इतना क्यों चल रहा है? ये भी क्या है, स्पेकुलेशन है कि नहीं है? भैया इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, सब अपना अपना उत्पादन करना चाह रही हैं, हर किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दे, तो वो सब कार्बन क्रेडिट के पीछे भाग रही है। तो कुछ ही कंपनी है जो क्या कर रही है, इनकी ग्रीन ट्रेडिंग कर रही है, यानी अपनी टेक्नोलॉजी लगा के अपना कार्बन एमिशन कम करके संस्थान से सर्टिफिकेट ले लिया और उसको ओपन मार्केट में बेच दिया, और ये बहुत अच्छे दाम में मिलता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इससे तो हमें नुकसान हो जाएगा, हम जब भी प्रोडक्शन करेंगे हमें कार्बन क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो भैया आप अपने यहाँ टेक्नोलॉजी ले आओ। तो यानी कि हम लोगों का मेन मकसद, UNFCCC का मेन मकसद हुआ कि नहीं हुआ कि कार्बन का एमिशन कम हो रहा है और जो कार्बन ज्यादा कर रहा है उसको खरीदना पड़ रहा है, यानी कि उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। ये कार्बन क्रेडिट कहां से आया? क्योटो प्रोटोकॉल से आया, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में जगह है क्योटो, वहां पे जब पूरी दुनिया के लोग बैठे थे UNFCCC के प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उन्होंने डिसाइड करी थी 2-3 चीजें। पहली चीज थी कि हम कार्बन क्रेडिट को प्रमोट करेंगे, दूसरी थी हम जॉइंट इंप्लीमेंटेशन को प्रमोट करेंगे, और तीसरी थी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। मेरे ख्याल से कार्बन क्रेडिट इस छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आ गई है, नहीं आई होगी तो आगे मैं क्वेश्चन आपसे ले लूंगा। अब मैं आपको सिखाता हूं दूसरा मॉडल, कार्बन ऑफसेटिंग क्या होती है।
ठीक है। और मेरी नजरों में और बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट की नजरों में कार्बन ऑफसेटिंग ज्यादा अच्छा मेथड है कार्बन ट्रेडिंग से। सुनते हैं कैसे। देखो, कार्बन क्रेडिट में हमने क्या करा था, एक इंसान कम पॉल्यूशन कर रहा था और उसने कार्बन खरीद के दूसरे को बेच दे रहा था। ठीक है। अब कार्बन ऑफसेटिंग में ऐसा नहीं होगा। कार्बन ऑफसेटिंग में ये होगा, मान लो मेरी एक कंपनी है और मैं अपने कार्बन के एमिशन को कम नहीं कर पा रहा हूं, पॉल्यूशन मेरा बढ़ता जा रहा है, तो जितना अमाउंट का मैं कार्बन एमिशन निकाल रहा हूं, मे बी 10 टन 20 टन 30 टन जितना भी होगा, उतने ही अमाउंट का रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट मुझे कहीं एक स्थान पर लगाना पड़ेगा। सोचो ये कितनी अच्छी चीज है। इसको बोलते हैं कार्बन ऑफसेटिंग, इसको कभी कार्बन क्रेडिट नहीं बोलेंगे। अब कार्बन ऑफसेटिंग ज्यादा अच्छा क्यों है? ये इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां तो पैसे के लेन देन से आपने पॉल्यूशन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर दिया था। यहां पे आपको एक प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा। और सोचो जब आप एक प्रोजेक्ट लगाओगे, मान लो मैं ही जो है अपना 10 कार्बन क्रेडिट जो है बेचने से अच्छा मैं उतने का ही प्रोजेक्ट कहीं पे रिन्यूएबल लगा देता, तो सोचो वहां पे रोजगार बढ़ता कि नहीं बढ़ता। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी आज हमारे लिए कॉस्ट की कारण क्या है, मार्केट में नहीं आ रही। क्यों? अगर हम सोचो कार्बन ऑफसेटिंग को शुरू से अपनाते तो हर एक कंपनी, बड़ी बड़ी टाटा, रिलायंस, अंबानी, ये उतना ही क्या करती, प्रोजेक्ट नए नए खड़ा करती, और नए नए प्रोजेक्ट खड़ा करती तो सोचो रिन्यूएबल एनर्जी की मात्रा बढ़ती, और मात्रा बढ़ती तो रिन्यूएबल एनर्जी के प्राइस कम हो जाते। समझ में आया? और कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है, एक नई इंडस्ट्री भारत में खुल जाती रिन्यूएबल सेक्टर की। हालांकि कुछ कंपनियां बहुत अच्छी कर रही है। टाटा पावर का नाम लूं, टाटा पावर जितना अपना कोल से प्रोड्यूस करती है ना एमिशन, उतना ही रिन्यूएबल एनर्जी लगा देती है। आपको पता होगा कि फेम इंडिया मिशन चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसमें टाटा पावर बहुत आगे है, सारे के सारे एक्शन जीत रही है कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाऊंगी। ठीक है। तो यानी कि ये भी क्या है, इस तरीके से कार्बन ऑफसेटिंग ही तो है बच्चों। सॉरी बच्चों, मैं पढ़ाता हूं तो वहां बच्चे बोलता हूं, आप लोगों फैकल्टी मेंबर, बहुत सॉरी। ठीक है, तो मेरे मुंह से निकल गया सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कार्बन ऑफसेटिंग ज्यादा अच्छी चीज है। हाँ, कार्बन ऑफसेटिंग में क्या है कि कोई भी कंपनी सोचती है कि यार मैं एक प्रोजेक्ट लूंगी, जमीन खरीदूंगी, प्रोजेक्ट बनाऊंगी, सच्चा कार्बन क्रेडिट खरीद लूं। तो जो मेन, अगर हम कार्बन ट्रेडिंग की बात करें, ग्रीन एनर्जी के व्यापार की बात करें, तो उसमें कार्बन क्रेडिट ज्यादा है और कार्बन ऑफसेटिंग कम है, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है। यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम क्योटो प्रोटोकॉल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो अब इसमें हम समझते हैं कि कॉमन बट डिफरेंशियल प्रिंसिपल क्या होता है। अमूमन हम द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कॉमन बट डिफरेंशियल। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब समान, यानी कि दुनिया के जितने भी देश हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के सिग्नेटरी हैं, भारत भी क्योटो प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी है, सबके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कार्बन के एमिशन को कम करेंगे। तो यानी कि सबके लिए कॉमन है। ठीक है। तो पहला हो गया कॉमन। बट डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब क्या है? यानी कि जो बिगेस्ट पॉल्यूटर थे इतिहास में, बिगेस्ट पॉल्यूटर कौन थे? जहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज की तारीख में अगर हम सबको सेम लेवल का टारगेट देंगे तो जो विकसित देश हैं उनको तो फायदा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो तो फैक्ट्रियां बना चुके हैं, ऑलरेडी उनके पास टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी कार्बन क्रेडिट में बहुत ज्यादा है। आपको बिलीव नहीं होगा, यूएसए और यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज की जो कंपनियां हैं उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो कार्बन को एमिशन कम करते हैं और भारत उसको खरीदता है। यानी भारत परमिशन ले रहा है पॉल्यूशन करने की कार्बन क्रेडिट को खरीद के। ठीक है। तो क्या हम ऐसे काम चलाते रहेंगे? नहीं चलाते रहेंगे ना। यानी कि आप डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, इन तीनों को अलग अलग टारगेट दो, सबको एक तराजू में तोलना सही नहीं है। अर्थात डेवलप्ड कंट्री के पास ऑलरेडी क्या है, आपका टेक्नोलॉजी है, तो वो कम एमिशन करेंगी, लेकिन जो विकासशील देश है वो कार्बन का एमिशन ज्यादा कर ले, क्योंकि उनको अपने देश में भुखमरी, अपने देश में पॉवर्टी, अपने देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है। और ये समस्या तभी दूर हो सकती है जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आए और बड़े बड़े क्या है, प्लांट आए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आए। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको कॉमन बट डिफरेंशियल जो है क्या माना जाता है, प्रिंसिपल माना जाता है, और क्योटो का मेन पार्ट है। ठीक है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में हमने क्या देखा,
कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेट देखा। अब हम समझते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। देखो जॉइंट इंप्लीमेंटेशन में जनरली हम सोचते हैं कि जॉइंट मतलब दो, यानी डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी दे रहा होगा, गलत। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन का मतलब है डेवलप्ड ही अपने जैसे ही किसी डेवलप्ड को देंगे, यानी एनएक्स 1 को ही दे रहा होगा। अब सोच रहे हो कंफ्यूजन हो रहा है, टॉपिक टफ होता जा रहा है। अरे एनएक्स 1 वो था, याद करो, जो ओईसीडी कंट्री थी। एनएक्स 2 वो था जो क्या थी, इमर्जिंग इकोनॉमी थी, और नॉन एनएक्स जो हम लोग हैं। तो यानी एनएक्स 1 वाला ही एनएक्स 1 कंट्री को अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या बाध्यकारी है? बिल्कुल बाध्यकारी है। जो भी इसके सिग्नेटरी हैं वो इसके बाध्यकारी है। अगला, क्या क्योटो प्रोटोकॉल को अमेरिका ने साइन किया है? अभी तक उन्होंने साइन नहीं किया है, क्योंकि वो चाहता है कि भैया हम अभी अपना और क्या करेंगे, उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, हम इससे दूर रहेंगे। ठीक है। क्या UNFCCC का सिग्नेटरी है? हाँ, उसका तो सिग्नेटरी है, लेकिन इस प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि इस प्रोटोकॉल का जो सिग्नेटरी हो जाएगा तो वो बाध्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका क्योटो प्रोटोकॉल का पूरा सार। अब हम चलते हैं ग्रीन ट्रेडिंग पे। ठीक है, जिसे ग्रीन एनर्जी ट्रेडिंग कहते हैं। रिसेंटली एक कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्टिंग हुई थी, जिसका नाम था आपका IEX। ठीक है ना, क्लियर। IEX, आप बिलीव नहीं करोगे, ये 3-4 महीने पहले इसका IPO आया था और इसने 2-3 महीने में 100% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया। आप में से कोई शेयर मार्केट में होंगे तो उन्होंने पता होगा। अब आप सोचो ऐसा क्यों हुआ। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इस कंपनी की मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, ऐसी चीजों का फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है, और ये एकमात्र प्राइवेट कंपनी है जो एनर्जी ट्रेडिंग पे काम कर रही है। अब एनर्जी ट्रेडिंग कैसे होती है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अब हम अपना पूरा लेक्चर रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके आते हैं। इस कोल और इस पेट्रोल क्रूड ऑयल को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा देता है। ठीक है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सोलर एनर्जी, विंड पावर वाली एनर्जी, बायोमास वाली, और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट। हमारा 2022 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। ठीक है। अब ये गीगावाट कैसे होता है तो वो भी मैं सरल कर दूं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1000 वाट मिलके बनाएंगे 1 मेगावाट, और 1000 मेगावाट मिलके बनाएंगे 1 गीगावाट। समझ में आया? तो 1 गीगावाट से हम समझ रहे हैं 175 गीगावाट बहुत बड़ी मात्रा है, और 2022 आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे क्या भारत ने अपना टारगेट पूरा करा? तो भारत वेल एडवांस चल रहा है, और यहाँ पे तो हमें एकदम फक्र होना चाहिए कि वी आर इंडियन, और हम दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री होंगे जिसने अपना टारगेट समय से पहला पूरा कर चुके होंगे। और आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि हम 175 गीगावाट छोड़ो, हमने रिसेंटली अपने टारगेट को 450 गीगावाट कर दिया 2030 तक। समझ में आ रहा है? यानी कि 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी से 450 गीगावाट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और ये डेवलपिंग कंट्री में पहला ही देश होगा भारत। और इस टारगेट को देख के तो पेरिस भी डर रहा है। आपने रिसेंटली देखा होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस आई थी कुछ सालों पहले। ठीक है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया था जिसको बोलता है OSOWOG। इसका मतलब क्या होता है? वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। यानी सूरज भगवान तो एक ही है, वन सन, एक ही हमारी पृथ्वी है, वन वर्ल्ड, और एक ग्रिड। अब एक ग्रिड क्या होता है? आप अपने घर के बाहर खिड़की के देखिए तो क्या आपको तार दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे बिजली के तार? उन बिजली के तार में क्या होती है? बिजली प्रभावित होती है। एक तार आपके घर में मीटर की तरह आया होगा और आपकी बिजली होती है। ठीक है ना? क्यों ना हम एक ऐसा मॉडल देखें कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करें, कहीं एक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो, और कुछ ऐसे ग्रिड बनाए कि उससे तारों में बिजली फेंकी जा सके। ठीक है, क्लियर? तो इसको बोलते हैं ग्रिड, और इसी से ट्रांसमिशन होके एनर्जी जाती है। अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है? क्या हम इतना उत्पादन कर सकते हैं कि हम पूरी जो है भारत को जो है क्या कर सकें, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कर सकें? ठीक है। तो इसमें मेन हम यह समझते हैं कि भारत क्या है। भारत आपको पता है ट्रॉपिकल कंट्री है। थोड़ा सा मैं ज्योग्राफिकल लूंगा। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब ये होता है कि जो आपके
23.5 अक्षांश के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। और यह कंट्री में हमेशा सूरज भगवान की एक्सिस महिमा रहती है, यानी कि सूरज की किरणें अच्छी खासी मात्रा में आती है, ठीक है। तो हम सोलर एनर्जी के माध्यम से उस एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, उसको हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, जितनी हमारे लिए यूज हो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने घरेलू काम में लगा सकते हैं, और जितनी एक्स्ट्रा हो उसे ग्रिड के माध्यम से बेच सकते हैं, ठीक है। यह मॉडल मैं आपको समझाता हूं, इस मॉडल को समझिए। और एक नया मॉडल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ठीक है, REC। ये REC कैसे काम करता है? रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट काम करता है, मान लो जैसे मैं हूं, ठीक है, मैंने अपने घर पे जो है सोलर जो है रूफटॉप सिस्टम लगा दिया, यानी कि सोलर से सेल से मेरे यहाँ बिजली बनेगी, ठीक। अब जैसे ही मैं उसे ऑन करूंगा, अपने घर के लिए कंजम्पशन करूंगा, मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रिड में प्रभावित कर दूंगा, यानी जो ये तार है ना बिजली के, इससे अलग एक तार आए करेंगे और उस तार के माध्यम से मैं उसे ओपन मार्केट में भेज दूंगा। जैसे ही मैं उसे ग्रिड में प्रभावित करूंगा तो उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ग्रिड को फीडिंग कराना, ठीक है। जितनी ग्रिड में मैंने एनर्जी फीडिंग कराई है उस हिसाब से मुझे REC सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आप बोलोगे आप क्या करोगे इस REC सर्टिफिकेट का? मैं इस REC सर्टिफिकेट का ट्रेड करूंगा, कहां पे? एनर्जी के मार्केट में। वहां कहां जाना पड़ेगा? या तो मैं IEX के प्लेटफॉर्म में चले जाऊंगा या मैं कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में चले जाऊंगा। आप सोचिए REC की जरूरत क्या है। तो सरकार का एक नियम सुनिए, कितना प्यारा नियम है। जो भी इंसान REC का सर्टिफिकेट लेगा, ठीक है, तो वो बेचेगा कहां? जो भी कंपनियां नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रही हैं, यानी कोयले वोले को यूज कर रही हैं, तो सबको टारगेट है आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें। और अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं तो उतनी अमाउंट का REC सर्टिफिकेट खरीदना मैंडेटरी है। सोचो कितना सही हो गया। यानी कि अगर मान लो एक कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं जाना चाह रही तो उतने अमाउंट का आप REC सर्टिफिकेट खरीदो। तो मेरे जैसे लोगों के मजे आ गए ना। सोचो REC सर्टिफिकेट बहुत कम लोग प्रोड्यूस कर रहे होंगे मार्केट में, लेकिन उसके खरीदार बहुत ज्यादा होंगे, तो ये सोने से भी महंगा बिकेगा। और आप दूसरी चीज ये भी समझो कि क्या हम अभी एट ए टाइम इतनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे कि वो थर्मल पावर प्लांट को रिप्लेस कर दे? नहीं कर देना। तो यानी कि ये हमेशा वह सौदा होगा जिसके एक अनार 100 बीमार होंगे। 100 बीमार क्यों होंगे? क्योंकि सरकार ने बोल रखा है कि तुम्हें उतनी रिन्यूएबल खरीदनी पड़ेगी, या तो आप अपना प्रोजेक्ट लगाओ, ठीक है। यानी कि ये आपका सोना चांदी की तरह बिकेगा। एनर्जी ट्रेडिंग का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा क्या है आपका, एक तरीके से प्रोग्रेसिव है। आप मेरे वर्ड को माइंड कर लो, लिख लो और स्क्रीनशॉट भी खींच लो कि 2030 के बाद जब हमारा ये 450 गीगावाट का टारगेट भारत का पूरा हो जाएगा, ये एनर्जी ट्रेडिंग ही से ज्यादा क्या होगी, किफायती सौदा होगी। और यही आज हमारा टॉपिक है, ग्रीन एनर्जी ट्रेडिंग। क्या आप सभी को रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट समझ में आए? मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि जो हम REC सर्टिफिकेट है, तो जब हम ये बेचेंगे तो क्या हम जो है केवल मान लो एक बल्ब के बराबर बिजली बची हमारी, क्या हम उसको ग्रिड में निकाल देंगे तब हमें REC मिल जाएगा? नहीं। REC की एक यूनिट बनाई गई है। क्या बनाई गई है? यूनिट बनाई है कि आप फीडिंग एक स्तर पे कराएंगे तभी आपको मिलेगी। अगर आप मान लो एक दिन में फीडिंग नहीं करा सकते तो 10 दिन में दे दी, फीडिंग करा दी आपने। समझ में आ रहा है ना आपको? यानी कि आपको वहां पे कम से कम 1000 वाट की तो फीडिंग करानी पड़ेगी। 1000 वाट का मतलब आप सिंपल समझ लो, आपके घर में जितने बल्ब है, जितना वाट है, उसका गुणा कर दो, जब तक वो 1000 नहीं बनना उतने की आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये बहुत आसान से हो सकती है। और उत्तराखंड में तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप। जब हम स्ट्रीट लाइट जला सकते हैं तो क्या हम REC सर्टिफिकेट नहीं ले सकते? ठीक है। तो ये हमारा हो गया REC के सर्टिफिकेट का फंडा। अब इसमें भारत, आपको लग रहा होगा कि तो ये तो बहुत आसानी से उन्होंने सोलर एनर्जी बता दी। बिल्कुल, इसमें क्या है, चैलेंजेस भी हो। उन चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आप अपना अगर बिजली का बिल देखते हो तो मे भी उसमें 4 रुपए यूनिट, 5 रुपए यूनिट, अलग अलग प्रदेश का अलग अलग हिसाब है। अगर आपने कमर्शियल ले रखा होगा तो आई थिंक 8 9 10 जो भी रुपए हो, ठीक है। जो ये यूनिट होती है वो किस पे आधार होती है?
ये यूनिट किलोवाट आवर पे आधारित होती है, ये सभी को पता है, बिजली का बिल सभी भरते हैं, ठीक। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका क्या प्राइस रहेगा, ये सबसे बड़ा टारगेट है। क्यों? कुछ ही लोग उत्पादन करने वाले हैं और जब तक इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आएगा तब तक ये सस्ती नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए सोलर टैरिफ को आपको क्या करना है, सभी लोग उसको परचेज कर सके उस लेवल पे लाना सरकार के लिए सबसे बड़ा टारगेट है। और रिसेंटली सरकार ने टारगेट रखा है ₹2.60 से लेके ₹2.70 पर यूनिट, इन सरकार को ये लेके आना है, ठीक है ना, क्लियर। हम अगर सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा यूनिट सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आती होगी, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? मैं बताता हूं कितनी आती होगी, बड़ा बड़ा जीरो। क्यों? आप सोचो ना, जब आपने सोलर अपने सेल लगा दिए उसके बाद तो सूरज भगवान, यानी पहली कॉस्ट ही तो है, इनिशियल का जो कॉस्ट है उसके अलावा जो हम एक एक्स्ट्रा कर रहे हैं। सोचो अगर यही थर्मल पावर प्लांट होता तो थर्मल पावर प्लांट में एक एक्स्ट्रा यूनिट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें कोयला बर्न कराना होता, यानी कुछ ना कुछ हम पॉल्यूशन करते, ठीक है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जिसमें एडिशनल पर यूनिट विद्युत का उत्पादन करने की कॉस्ट जीरो है। क्या इससे बड़ा बेनिफिट हम देख सकते हैं? इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं, और एक बार अगर हमने ये कैपेसिटी इंस्टॉल कर दी तो इसमें एडिशनल की कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे मेजर एडवांटेज है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर हमने एक बार में कर ली तो क्या फिर दोबारा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन जो वो खर्चा होगा वो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। तो ऐसे मेंटेनेंस कॉस्ट तो थर्मल प्लांट में भी आती है, बिलियंस में आती है, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा क्या एक तरीके से जागरूक होना पड़ेगा कि इतना अच्छा सौदा है जिसमें एडिशनल आप कितना भी करो उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। हाँ, रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो तो दोनों जगह ही है, ठीक। अब इसमें डिमांड और सप्लाई को समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने डिमांड और सप्लाई समझी होगी, यानी कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस कम, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा यानी सप्लाई अगर मैच नहीं कर पाए, और अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई तो फिर जैसे टमाटर देख लो, टमाटर की सप्लाई कम हो गई तब कितने महंगे हो गए, ठीक है। वही टमाटर की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है तो किसान ₹2 में फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। इसको भी इकोनॉमिक्स में कोवेब फिनोमिना कहते हैं, ठीक है। तो हम अपने एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। और हमेशा हमारी सप्लाई क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, और लिमिटेड रहेगी सप्लाई तो यानी कि क्या है, उसको लेने वाले भी बहुत ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन एक शब्द होता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी जो आपने सुना होगा, यानी कि ऊपर नीचे क्रम होना, ये सबसे बड़ा इशू है। मान लो आपने सोलर टॉप लगाया और बादल आ गए, 3 दिन तक धूप ही नहीं आई, तो क्या आप उस कंडीशन में ग्रिड को फीड करा पाओगे? नहीं करा पाओगे ना, तो वो लॉस। तो यानी कि इस मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, और जब वॉलेटिलिटी रहेगी तो ग्रीन मार्क एनर्जी ट्रेडिंग का स्पेकुलेशन भी बहुत खतरनाक होगा। जैसे शेयर मार्केट कभी कभी चढ़ जाता है 10% का अपर सर्किट, और कभी कभी जब उसको लोअर सर्किट लगते हैं तो सीधे 10, 15, 20 नीचे चले जाता है। तो ऐसे इसमें भी रहेगा, क्योंकि जब पीक आवर्स होंगे, जब ठंड पड़ेगी तो हमें एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, हीटर जलाने पड़ेंगे, तो उस समय तो ये स्पाइक मार जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब बादल आएंगे, जब बारिश आएगी, ठीक है, या हवा सही ना चले तो फिर ये स्पाइक नहीं मार पाएगा। तो ये इसमें एक रिस्क है। तो सरकार को कुछ रेगुलेशन की तरह इसमें आना चाहिए। वैसे सब सेबी के अंदर ट्रेडिंग, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की भी, और आईएक्स भी जो प्लेटफॉर्म करा रही है, ठीक। अगला हमारा चैलेंज क्या होगा, ऐसा ग्रिड बनाना जो हम इसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करा सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का ऐसा कोई ग्रिड नहीं बना है। समझते हैं क्या? मान लो उत्तराखंड ने जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करी और उनकी एक्सेस हो रही है, तो वो क्या ग्रिड के माध्यम से उत्तर प्रदेश में बेची जा सकती है? तो हमारा जवाब होगा अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या सोचो पूरा भारत जो है सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करे, क्योंकि सूरज यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो क्या हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बांग्लादेश को? क्या हम भूटान को कर सकते हैं? तो अभी उसका कुछ फ्रेमवर्क नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग से खंबे और अलग से हमें तार का ट्रांसमिशन निकालना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिसिटी वाले में नहीं होंगे। दूसरा हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जो एक्सेस एनर्जी है उसको, अगर हमारे पास ग्रिड है
तो हम तुरंत उस तार को क्या कर देंगे, उस तार में लगा देंगे, वो फ्लो हो जाएगा, ठीक है, यानी ग्रिड को फीडिंग करा देंगे। लेकिन अगर ग्रिड फीडिंग का वहां पे तार बंदोबस्त नहीं है, तो क्या हम उस एक्सेस सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी को कहीं स्टोर कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन वो स्टोरेज प्लेटफॉर्म अभी भारत में अच्छी तरह अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा हमारा बिग चैलेंज होगा स्टोरेज कैपेसिटी पैदा करना, ठीक है। मेरे ख्याल से दो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएंगे। फीडिंग कराना समझ रहे हो ना? अगर आप फीडिंग कराना नहीं समझ रहे तो आप सिंपल से सोचो, आप जो एक स्विच ऑन करते हो, आपका बल्ब जल जाता है ना, यानी बल्ब को आपने इलेक्ट्रिसिटी फीडिंग करा दी, ठीक है ना। ऐसी ट्रांसमिशन वाले तार में हमें फीडिंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो दो सबसे बड़े वो चैलेंज होंगे। तीसरा 24/7 एनर्जी सप्लाई कराना, ये भी बहुत बड़ा मेजर चैलेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सन तो भैया आपका शाम को अस्त हो जाता है, हवा भी एक ही टाइम पे सही चलेंगी, ये तो नहीं कि 24 घंटे चलेंगी, हमेशा तूफान तो आएगा नहीं, ठीक है। ये तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज। और चौथा मेरी नजरों में सबसे बड़ा चैलेंज होगा एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों? एग्रीकल्चर एनर्जी सेक्टर का बहुत ज्यादा कंज्यूमर है कि नहीं है? तो क्या हमारे किसान बड़े बड़े जो पंप सेट चलाते हैं, उनको भी फीडिंग करवाई जा सकती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। भारत सरकार की कुसुम योजना आपने सुनी होगी। कुसुम योजना सोलर पंप पर आधारित है। उसका कॉन्सेप्ट है कि हर किसान अपने खेत में सोलर रूफ वाला स्ट्रक्चर लगाएगा, जो भी उसकी एनर्जी उत्पन्न होगी उससे अपने सोलर पंप चलाएगा, ठीक है। वो कम पावर में चल जाते हैं और जितनी बचेगी उसे ग्रिड में बेच देगा। तो सरकार ने कुसुम योजना लगा तो दी, लेकिन बेचने के लिए ग्रिड नहीं लगाया, समझ में आया? तो वो उनके ग्रिड को कनेक्ट करो। तो ये चार मेरी नजरों में सबसे बड़े चैलेंज होंगे एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को ट्रेडिंग करने के लिए। भारत का सबसे बड़ा रिसेंटली में सोलर पार्क रन ऑफ कच्छ में खुला है, जो 4750 मेगावाट का होगा, 4750 मेगावाट का होगा। और हम इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का भी क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर? तो मेरे ख्याल से इतना, इससे ज्यादा भी मैं बता सकता हूं, लेकिन जो है मेरे को जो है मेरी खुद की भी क्या है लेक्चर्स हैं, तो फिर मैं यहीं पे रुकूंगा। कुछ 10 मिनट अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मैम आप ओपन करवा सकते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन हो, और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगली बार फिर आऊंगा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेन हमारा मकसद